मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हो रहा था तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा कि वो सेंटर में सारे स्टेट्स को होल्ड कर कर रख पाए। इसलिए उसके ही समय पे धीरे 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 नए स्टेट्स बनने लग गए थे। मोहम्मद शाह के टाइम पर देखा था कि 3 स्टेट्स हमारे फॉर्म हुए थे। सबसे पहला था हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा बंगाल। ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे नए स्टेट्स कार्व आउट होते जा रहे थे और नई पावर सामने आ रही थी। 18 सेंचुरी में जितने भी स्टेट्स कार्व आउट हुए थे उनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे सक्सेसर स्टेट्स, दूसरे रेबल स्टेट्स और तीसरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स वो थे जो हमारे मुगल एम्पायर में रहते रहते धीरे धीरे बटने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप की इंडिपेंडेंस घोषित कर दी कि अब हम इंडिपेंडेंट है। उन्होंने मुगलों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर उन्होंने धीरे जैसे जैसे मुगल एम्पायर कमजोर पड़ता गया वैसे ही उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं। और वहीं पर रहे वॉरियर और रेबल स्टेट्स के, मतलब अगर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, उन्हें एलिनेटेड फील हो रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने भी धीरे से, मतलब रेबेलियन करके, धीरे से नहीं, लड़ाई झगड़ा करके अपना एक नया स्टेट फॉर्म कर लिया। फिर आ गए इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ऐसा था कि भाई उनका जो है मुगल से कोई लेना देना नहीं था। जब मुगलों की राज चल रहा था, जब उनका खुद का एक एम्पायर डेवलप था, उसी के साइमल्टेनियसली छोटे-छोटे स्टेट्स बनते जा रहे थे जिनका मुगलों से कोई लेना देना नहीं था। उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स में थे हमारे हैदराबाद, बंगाल, अवध। वॉरियर और रेबल स्टेट्स में हमारे मराठा, सिख, जाट, अफगान, रोहिलखंड बना था अफगानों का। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हमारे मैसूर, ट्रेवेनकोर और राजपूत। ये जो सक्सेसर स्टेट्स थे ये हमारे फुल फ्लेजेड मुगल स्टेट्स थे, पर जो ये वॉरियर और रेबल स्टेट्स थे वो हमारे फुल फ्लेजेड मुगल स्टेट नहीं थे। अब आप फुल फ्लेजेड मुगल स्टेट से क्या समझते हो कि मतलब इनको ना बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिल चुकी थी, दो रीजंस की वजह से। एक तो मुगल एम्पायर से ये बोल रहे थे कि अगर आप हमें खुद से अलग नहीं करोगे तो हम फिर लड़ाई झगड़ा कर कर अलग हो जाएंगे और फिर आपकी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ठीक है आप हमारे मुगल एम्पायर का पार्ट रहो। तो सिर्फ इस वजह से मुगल एम्पायर ने इन सक्सेसर स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे दी थी। अब ये जो फुल फ्लेजेड स्टेट्स थे वो ऑटोनॉमस थे, पर ये जो सेमी फ्लेजेड स्टेट्स थे, फुल फ्लेजेड नहीं थे, ये ऑटोनॉमस नहीं थे, इनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी। अब यहाँ पर देखो तो रोहिलखंड किसने फॉर्म किया था? अली मोहम्मद खान ने। अली मोहम्मद खान ने ये कैसे फॉर्म किया कि जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था तो पावर वैक्यूम क्रिएट हुई। तो जब पावर वैक्यूम क्रिएट हुए तो अली मोहम्मद खान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए रोहिलखंड एस्टैब्लिश कर लिया था। पंजाब को फाउंड किया था हमारे रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चक्रिया मिसल के थे, और वहां पे ऐसी मतलब 12 मिसल होती थी, उनमें से एक मिसल के जो लीडर थे वो थे रंजीत सिंह। उन्होंने ही सारी मिसल को यूनाइट किया था और पंजाब को स्ट्रांग बनाया था। राजपूतों को एस्टैब्लिश किया अजीत सिंह, और जय सिंह ने। मराठाओं में छत्रपति का ज्यादा रूल नहीं रहा था, पेशवा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो हमारे सबसे पहले पेशवा जो थे वो थे बालाजी राव, दूसरे थे बाजीराव और तीसरे थे बालाजी बाजीराव। हैदराबाद को 1724 में एस्टैब्लिश किया था निजाम उल मुल्क ने। बंगाल को इंडिपेंडेंट किया था मुर्शिद कुली खान ने।
अवध को फाउंड किया था सादत खान ने, उसके बाद आए सफदर जंग और उसके बाद आए शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला सफदर जंग के बेटे थे। हमारे एक बहुत ही अच्छे कमांडर होते थे, उनका नाम था हैदर अली। हैदर अली ने फाउंड किया था मैसूर। एक तरीके से मैसूर में पहले वोदियार डायनेस्टी थी, तो वोदियार डायनेस्टी को एलिमिनेट करके फिर हैदर अली उस पर बैठे और हैदर अली के बाद आए थे टीपू सुल्तान। इनको टाइगर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ट्रिवेनकोर फाउंड किया था मार्तंड वर्मा ने। मार्तंड वर्मा ने यहाँ पे एक और काम किया था कि डच को भगा दिया था बैटल ऑफ कुलाचल में। इसके बाद हम इनको डिस्क्रिप्शन में देखते आएंगे। हैदराबाद के फाउंडर थे निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क का एक और नाम था क्लिच खान। अब ये देखिए क्लिच खान से ये निजाम उल मुल्क कैसे बने। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है आसफ जा। देखिए 1713 में क्लिच खान को वाइस रॉयल्टी मिली थी डेक्कन की। अब 1722 में क्या हुआ, ये जाकर बन गए वजीर निजाम के। अब उस समय पर सॉरी, ये वजीर बन गए मोहम्मद शाह के, जो कि हमारे उस समय पर मुगल एम्परर थे। निजाम उल मुल्क और मोहम्मद शाह ने मिलकर ही सैयद ब्रदर्स को मरवाया था। अब सैयद ब्रदर्स कौन थे हमारे, एक तो था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली। अभी उस समय के किंग मेकर्स थे और मोहम्मद शाह थक चुका था कि भाई मैं अब इन लोगों के रूल में नहीं रह सकता हूँ, मुझे इनसे छूटना है, मुझे इंडिपेंडेंट रूलर बनना है, इंडिपेंडेंट मुगल एम्परर बनना है। इसलिए उसने हेल्प ली थी निजाम उल मुल्क की, और निजाम उल मुल्क ने ही हेल्प किया था सैयद ब्रदर्स को मरवाने में। जब निजाम उल मुल्क वजीर बना तब उसने पूरी मतलब एम्पायर की हालत देखी। उसने देखा कि भाई गवर्नेंस पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे ना अपना मामला सेट करना चालू कर दिया। उसने सबसे पहले तो मालवा और गुजरात को सूबेदारी में इंक्लूड कर दिया, डेक्कन की सूबेदारी में इंक्लूड कर दिया मालवा और गुजरात। और फिर 1723 में खुद डेक्कन चला गया कि भाई उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पे दिल्ली में तो कुछ बचा नहीं है, इस एम्पायर में तो मतलब ये लोग बिल्कुल नाश मचाए हुए हैं, कुछ ज्यादा भला हो नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपना डेक्कन चला जाता हूँ, तो वहां पर चला गया था। अब जब निजाम उल मुल्क डेक्कन गया ना, तो ये बात मोहम्मद शाह को ज्यादा पसंद नहीं आई। उसने फिर क्या किया, ईगो ईगो में आके एक आदमी था मुबारिस खान, मुबारिस खान को उसने बोल दिया कि भाई तुम हो वाइसरॉय डेक्कन के। तो ये डेक्कन का वाइसरॉय बना दिया था मुबारिस खान को, इसको। अच्छा, जब ये मुबारिस खान डेक्कन पहुंचा ना, तो अब हमारे निजाम उल मुल्क ना गुस्से से लाल पीले हो गए। वहां पे हुई बैटल ऑफ शुकरखेड़ा। इसमें क्या हुआ, मुबारिस खान को हरा दिया गया और 1724 में हमारे निजाम उल मुल्क बहुत ज्यादा जीते हुए से साबित हो गए कि अच्छा अब ये जीत चुके हैं। अब मोहम्मद शाह को समझ में आ गया था कि अब कुछ होना जाना तो है नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी इज्जत बचाने के लिए निजाम को ही बोल दिया कि भाई आप ही बन जाओ डेक्कन के वाइसरॉय। तो इसको बना दिया वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। और इसी मोहम्मद शाह ने, जो रंगीला था हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, उसने ही निजाम को टाइटल दिया था आसफ जा का। अब यहां से इनका नाम पड़ा आसफ जा। अब निजाम उल मुल्क की डेथ जो हुई थी, वो उनकी डेथ हुई थी 1748 में। और इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे थे वो बने थे निजाम, जिनका नाम था नासिर जंग। अच्छा, इसकी भी एक अलग ही कहानी है, ये हमारी बैटल में आ जाती है। यहाँ पे हमारी इनका जो ये वॉर ऑफ सक्सेशन था हैदराबाद का और कार्नाटिक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्नेटिक वॉर्स में। कार्नेटिक वॉर्स जो हुई थी वो हमारी लड़ाइयाँ थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो एक तरीके से ये भी एक मुद्दा था। क्या था कि इंग्लिश और फ्रेंच एक दूसरे से लड़ते रहते थे और उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता था। तो इंग्लिश कभी किसी को साइड में ले जाते थे, मतलब किसी की तरफदारी करते थे, और फ्रेंच किसी की तरफदारी करते थे। और उन दोनों की तरफ से, उन दोनों के बिहाफ पे लड़ते थे इंग्लिश और फ्रेंच। इनको ही हमने इंग्लो कर्नाटिक वॉर्स का नाम दे दिया था कि कर्नाटिक वॉर्स यही थे हमारे। अब इसने क्या किया, कभी भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करी, पर उसने रूल किया था एज एन इंडिपेंडेंट रूलर कि भाई हम इंडिपेंडेंट है, भले ही हम इंडिपेंडेंस घोषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था मुगल एम्पायर के साथ।
ठीक है, उसने थोड़ा-सा पॉलिसी अपनाया टॉलरेंस का कि हमें ऐसा कोई हिंदुओं से दुश्मनी नहीं है, तो हम सबके प्रति टॉलरेंट हैं। और उसके जो बेटे थे या फिर उसके जो सक्सेसर्स थे, उनको नाम दिया गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। इसके समय पर मतलब जो हैदराबाद था उस समय पर बैटल ऑफ पालखेड़ और बैटल ऑफ खरदा भी हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बैटल ऑफ पालखेड़ हुई थी 1724 में, बैटल ऑफ खरदा हुई थी 1795 में। इससे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना है, बट क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही बैटल्स जो थी वो मराठाओं और निज़ाम के बीच में हुई थी। तो इट वाज़ बेसिकली मराठास वर्सेस निज़ाम। दिस इज़ हाउ मच यू नीड टू नो अबाउट दिस। अच्छा, ये जो हैदराबाद था, ये डिक्लाइनिंग फेज में कैसे आया? सक्सेसर्स के बाद सक्सेसर्स, सक्सेसर्स के बाद सक्सेसर्स, और जो सबसे लास्ट थे वो हमारे थे आसफ जा द सेकंड। अब इसके टाइम पर 1798 में ब्रिटिशर्स ने सब्सिडियरी अलायंस जो थी वो साइन करा ली थी। अब ये सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी आगे की वीडियोस में आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। अभी तो बेसिकली ये होती है सब्सिडियरी अलायंस के उनका जो स्टेट था वहां पे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, पर उस प्रोटेक्शन के लिए ये जो ट्रूप्स हैं, हमारी ट्रूप्स आपके स्टेट में जाके खड़ी हो जाएंगी और उन ट्रूप्स का खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली बात ये होती है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं हम आपको सेना प्रोवाइड करेंगे, वो सेना आपके स्टेट में रहेगी और उस सेना का खर्चा आप ही उठाओगे। इसी चीज को बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड मजबूत होता था उस स्टेट में। देखो, बंगाल को फाउंड किया था मुर्शिद कुली खान ने। अब ये औरंगजेब के समय से ही एक ऑफिस होल्ड करता था जिसका नाम था दीवान एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये दीवान एंड डेप्यूटी गवर्नर था बंगाल का। सबसे पहले तो अजीम उस शान के टाइम पे और उसके बाद फारूक सियार के टाइम पे। तो इसका ये हो गया हिस्ट्री। ठीक है, फिर इसको 1713 में बना दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। देखो, पहले ये डेप्यूटी गवर्नर था, उसके बाद इसको बना दिया था गवर्नर, फुल टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और 1719 में ओडिशा भी इसके अंडर डाल दिया गया था। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके काम में आएगी लेटर स्टेप्स में, जब मैं आपको बताऊंगी कि ये उड़ीसा इसके अंडर डाल दिया तो बाद में जाके उड़ीसा का भी खेल होगा आगे। ठीक है, तो 1713 में पहले इसको गवर्नर बनाया बंगाल को, 1719 में ओडिशा इसके अंडर कर दिया था। और ये बहुत ज्यादा केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था, मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, और ट्रेड और कॉमर्स भी इसके समय पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। अब देखते हैं इसके समय पे मतलब अच्छाई कैसे हुई, थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। तो जब इसने दीवानी को अपने हाथों में लिया ना, बंगाल की दीवानी को, तो क्या हुआ? दीवानी क्या होता है? एक तो ये होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट। ठीक है, दो लैंड होते हैं जो कि आपको बताया था। एक तो खालिसा लैंड होता है और एक होता है इक्ता लैंड, जिसको हम जागीर भी बोलते हैं। इक्ता बोलते थे हम मिडिवल टाइम में, जागीर बोलते हैं हम मतलब लेटर मुगल्स के टाइम में। ठीक है, तो मुगल्स के टाइम में उसी इक्ता लैंड को जागीर बोला जाता है, जो कि लोगों में बांटा जाता है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। खालिसा होता है क्राउन लैंड, जो कि राजा महाराजा लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये बेस बन जाएगा ताकि आगे समझ में आए। अब मुर्शिद कुली खान ने दीवानी, बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली और फिर उसने देखा कि भाई कितनी ज्यादा धांधली हो रही है। उसने देखा कि कोई भी मतलब लैंड रेवेन्यू से तो कोई इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है, कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ जितना भी पैसा आ रहा है वो कस्टम ड्यूटीज से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटीज से, जो कि ट्रेड वगैरह से हो रही थी, या फिर यूरोपियन ट्रेड जो होता था बंगाल में उससे पैसा आ रहा था, वरना लैंड रेवेन्यू से कोई पैसा नहीं था। अब उसने क्या किया, वो गुस्से में आके उसने क्या किया, जितनी भी जागीर बटी हुई थी उन सबको वापस अपने हाथ में ले लिया कि अब मुझे नहीं देना तुम लोगों को। वापस अपने हाथ में लेके उस पूरे लैंड को उसने बोल दिया कि ये अब ये खास है। खास क्या बताया था? ये होता है क्राउन लैंड। तो उसने बोल दिया कि ये जितनी भी जागीर बटी हुई थी अपने हाथ में लेके उसको बना दिया खास लैंड। अब क्या होता है, अब वो उससे बोल रहा था कि मतलब अपने सब लोगों से बोल दिया था कि अब इस खास लैंड से आप रेवेन्यू जनरेशन करो, ताकि जितना भी पैसा आए वो क्राउन के पास आए। अच्छा, अब ये जागीर जो थी, जो उसने छीन ली थी जागीरदारों से, अब जागीरदारों के पास लैंड नहीं बचा था, तो अब वो जागीरदारों को कौन सा लैंड दे रहा था? ओडिशा में। देखो, 1719 में अभी बताया था उसके अंडर ओडिशा भी कर दिया था, है ना?
तो अब ओडिशा का जो बेकार सा लैंड था, सबड्यूड लैंड था, बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में था, वाइल्ड कंडीशन में था, वहां का लैंड उसने दे दिया जागीरदारों को कि अच्छा अब ये लो, क्योंकि ये था ना कि अच्छा खासा उपजाऊ जमीन तुम लोग रख के तो आराम से रेवेन्यू कलेक्शन करोगे और अपनी सैलरी में जोड़ लोगे। अगर तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो तुम गंदे लैंड से करो, अच्छा लैंड क्राउन को दो, हम इसमें कमाएंगे खाएंगे सब कुछ करेंगे। दूसरी चीज उसने क्या किया था, इजारा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। इजारा सिस्टम पहले भी बता चुकी हूँ पर वंस मोर, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बिड लगानी पड़ती है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, नीलामी काइंड ऑफ होती है, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। तो वो जो अमाउंट होगा, जैसे कि 40 रुपए मान लेते हैं, वो 40 रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को, मुर्शिद कुली खान को देने पड़ेंगे। और उतना पैसा 40 रुपए मुर्शिद कुली खान को देने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर है कितना भी पैसा निकाल सकता है उस जमीन से, कितना भी रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है उस जमीन से। अब ये वाला जो सिस्टम है इजारा सिस्टम, इसको हम जहांगीर शाह के टाइम पे तो इजारा ही बोलते थे, पर इसके समय पर क्या बोलते थे, मल जमानी, मल जमानी सिस्टम। तो मुर्शिद कुली खान ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इजारा का, उसको हम मलजमानी सिस्टम बोलते थे। यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो हाईएस्ट बिड लगा रहा है, उसकी सेकंड और थर्ड जनरेशन को बोला जाता था जमींदार। तो यहाँ से हमारे पैदा हो गए जमींदार। अब मुर्शिद कुली खान के समय से पहले जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे थे ना, वो आगरा से आ रहे थे या फिर पंजाब से आ रहे थे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि बंगाल का बंगाल में ही लगा हो उस ऑफिस में, वो सारे के सारे एक तरीके से इंपोर्ट हो रहे थे आगरा और पंजाब से। पर उसने ये वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया। बहादुर शाह की जैसे ही डेथ हुई 1712 में, वैसे ही उसने ये सब कुछ खत्म कर दिया। उसने सारे बंदे अपने लगाने चालू कर दिए ताकि अलग होने में आसानी हो। अब इसका सक्सेशन कैसे हुआ, देखो 1727 में तो ये मर गया था, इसकी डेथ हो गई। अब इसका दामाद था, उसका नाम था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ने इसको सक्सीड किया, वो बैठा गद्दी पे। उस समय पे जो गवर्नरशिप थी बंगाल की, वो दे दी गई थी, मतलब बंगाल के अंडर में ऐड कर दी गई थी गवर्नरशिप ऑफ बिहार, सॉरी नॉट बंगाल, बिहार, गवर्नरशिप ऑफ बिहार को ऐड कर दिया गया था बंगाल में। तो ये किसने दिया था, मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह रंगीला वाला, ठीक है, उसने दे दी थी गवर्नरशिप ऑफ बंगाल, सॉरी बिहार, इन द हैंड्स ऑफ शुजाउद्दीन। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हमारे देखा था कि 1719 में उड़ीसा ऐड हो गया, बंगाल तो था ही हाथ में, और 1733 में बिहार भी ऐड हुआ। तो ये तीनों ऐड हो गए हैं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। अब शुजाउद्दीन की भी डेथ हुई, भाई सभी मरते हैं। तो शुजाउद्दीन की डेथ के बाद कौन आया हमारे, सरफराज खान, ठीक है, सरफराज खान आया। और फिर इधर पर हमारा जो गवर्नर था, देखो भाई बिहार को इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि जो यहाँ का डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, उसका नाम था अली वर्दी खान। तो उस अली वर्दी खान ने, ये अली वर्दी खान ने ही लड़ाई में इसने बैटल करी बढ़िया सी, उस बैटल का नाम था घेरिया, बैटल ऑफ घेरिया। तो बैटल ऑफ घेरिया में उसने सरफराज खान को मार डाला और फिर खुद बैठ गया गद्दी पर। तो अब हमारा बंगाल का निजाम कौन हुआ, वो हो गया था हमारा अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान के टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे मुगल एम्परर थे उनने कहा कि भाई हमारा जो भी रेवेन्यू है वो दो, है ना, उसने पैसे मांगे अली वर्दी खान से। पर अली वर्दी खान ने कह दिया नहीं, हम नहीं दे रहे, भाड़ में जाओ। तो अब इसके साथ साथ क्या हुआ, बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों के तीनों हाथ से चले गए मुगल एम्पायर के। इस तरीके से बंगाल, उड़ीसा और बिहार से हाथ धो दिया था मुगल एम्परर ने। अब अली वर्दी खान की भी डेथ हुई, वो भी तो मरेगा यार, सब जिंदा ही थोड़ी ना रहेंगे। इसकी डेथ के बाद आएगा हमारा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आया। अब इस सिराजुद्दौला ही के टाइम पे तो हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, इसी ने तो लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी भाई। किसके, मतलब किसके अगेंस्ट लड़ी थी, तो इट वाज वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन है, हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है बंगाल की। फिर आते हैं अवध के बारे में, जान लेते हैं। अवध को फाउंड किसने किया था, सादत खान ने, जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क का। तो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। तो 1720 में इसको फौजदार बनाया, किस चीज का, बयाना का। तो बयाना का फौजदार बना ये।
ठीक है, फिर आपको याद होगा कि मोहम्मद शाह ने कंस्पायर किया था सैयद ब्रदर्स को मरवाने के लिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने कंस्पायर किया था निजाम उल मुल्क के साथ, हैदराबाद का फाउंडर था जो। तो अभी यहाँ पे जो सादत खान है, इसने भी कंस्पायर किया था मोहम्मद शाह के साथ सैयद ब्रदर्स को मरवाने के लिए। एक बार फिर सैयद ब्रदर्स में कौन कौन थे हमारे? हुसैन अली और और अब्दुल्ला खां। तो एक तो था हुसैन अली, दूसरा था अब्दुल्ला खां। इन दोनों को मरवाने के लिए कंस्पायर किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, निजाम उल मुल्क ने और सादत खान ने। अब इस कॉन्स्पिरेसी के बाद जब ये मर गए तो 1720 से 1722 तक इसको बना दिया, सादत खान को बना दिया गवर्नर ऑफ आगरा। पर इसकी जो मतलब हरकतें थी ना, वो कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं। अब जब इसकी हरकतें अच्छी नहीं थी तो इसे आगरा से तो भगा दिया था कि जे जितने ज्यादा मतलब कैपिटल से दूर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आगरा से भगा के इसको भेज दिया था अवध। अवध को हम औध भी बोलते हैं। ठीक है, तो औध का गवर्नर बना दिया था इसे। पर अब इसकी ना नीयत थोड़ी सी फिसल गई। अब जब ये सेंटर से, सबसे पहली बात तो इसको भगाया गया था आगरा से, कैपिटल से दूर। पर वही चीज बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, कैपिटल से दूर गया तो इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी कोई नहीं था। इसलिए इसने औध या अवध में अपनी सुप्रीमेसी बोल दी कि भाई अब तो हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इसने अपना बना लिया खुद के लिए इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम। ठीक है। अब क्या हुआ, ये इतना बेकार आदमी था ना, क्या बताऊं। इसने नादिर शाह को खुद से इनवाइट किया था कि आओ तुम ना इंडिया को लूट पाट के जाओ। इन्वेजन के लिए इसने नादिर शाह को खुद से इनवाइट किया था 1739 में। नादिर शाह भाई साहब आए थे। अब इसने प्रॉमिस किया था कि भाई बहुत सारा पैसा मिलेगा तुम्हें, पर नादिर शाह को उतना पैसा मिला नहीं। तो नादिर शाह ने ना भरे ही सभा में खूब भयंकर बेइज्जती करी थी इसकी। बोला जाता है कि नादिर शाह ने इसके मुंह पे थूक भी दिया था। अभी बेइज्जती ना इससे जिली नहीं, तो इसने जहर पी लिया था। 1739 में हुई थी हमारी बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल में इस सादत खान को प्रिजनर भी लिया गया था। और फिर इतनी बेइज्जती के बाद इसने जहर खा के मर गया कि मतलब अब नहीं जिया जाएगा मुझसे। ठीक है। अब सोचो सादत खान के बाद कौन आएगा। सादत खान की भी ना कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी। तो अब इस गधे ने क्या किया, अपनी लड़की की शादी कर दी थी अपने ही भतीजे के साथ। इसका भतीजे का नाम था सफदर जंग। ठीक है, तो इसका भतीजा ही आगे चलकर, इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। तो यही आगे चलकर इसका सक्सेसर बना, किसका? सादत खान का। अब ये जो सफदरजंग था ना, अब ऐसे ही थोड़ा ना सक्सेसर बन जाता। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने एक फरमान जारी किया और फरमान में बोला कि भाई साहब अब यही है नवाब हैं अवध के। तो इस फरमान के द्वारा सफदरजंग को बना दिया गया था नवाब ऑफ अवध। 1748 में अहमद शाह ने सफदरजंग को बना दिया वजीर कि भाई अब तुम वजीर हो। और इसके बाद सफदरजंग के जितने भी सक्सेसर्स थे उनको बोला गया नवाब वजीर। अब सफदरजंग भी कभी ना कभी मरे गए भाई। तो इसके बाद इसके जितने भी सक्सेसर्स आए, उन सक्सेसर्स में एक था हमारा शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला ने किस चीज में पार्टिसिपेट करी थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था शुजाउद्दौला ने। अब यही वो आदमी है भाई। आप लोग ये देखो कि जितने भी हमारे इंडियंस थे ना, वही मरवाने में तुले हुए थे। यही यही आदमी था जिसने अब्दली को इनविटेशन दिया था कि आओ लूटो आओ लूटो। और फिर यही उनके हाथों मारे जाते थे। तो शुजाउद्दौला एक ऐसा रूलर था, ये वन ऑफ द रूलर्स था जिसने अब्दली को इनवाइट किया था। सिर्फ एक ही अकेलौता आदमी नहीं था, और भी लोग थे जिन्होंने अब्दली को इनवाइट किया था। ये आगे चलकर हम बैटल्स में पढ़ेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि अब्दली की साइड से कौन कौन लड़ा था और मराठाओं की साइड से कौन कौन लड़ा था। तो शुजाउद्दौला वॉज वन ऑफ द रूलर्स हु इनवाइटेड अब्दली टू कम एंड इन्वेड इंडिया। यही शुजाउद्दौला लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर। कब? 1764 में। ठीक है, ये किस किस के साथ लड़ा था? इट वाज वर्सेस हेक्टर मुनरो, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। और शुजाउद्दौला पार्ट था ग्रेट अलायंस का। ग्रेट अलायंस में थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। शाह आलम टू वाले मुगल एम्परर हैं। पर क्या है ना, सारे ही जितने भी रीजनल स्टेट्स थे उन्होंने मर मार कर एक समय पे सब्सिडरी अलायंस साइन कर ही लिया था। तो इसी प्रकार से
1801 में भी जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था अवध के नवाब ने। फिर आते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी पे। अब याद करो शाहू को किसने छोड़ा था। शाहू प्रिजनर थे 1689 से मुगलों के। और फिर बहादुर शाह ने, औरंगजेब के बाद जो सबसे पहले एम्परर थे बहादुर शाह ने रिलीज किया था शाहू को। अब शाहू जी आए वापस अपनी टेरिटरी में और वहां पर बैठी थी ताराबाई। अब ताराबाई से इनकी लड़ाई हुई। ताराबाई मानने को राजी नहीं थी कि शाहू जो हैं वो हमारे छत्रपति हैं। तो ताराबाई ने लड़ाई करी। अब इस चीज में शाहू की मदद किसने करी थी? शाहू को सपोर्ट किया था, शाहू को सपोर्ट किया भैरव पंत पिंगले ने। ठीक है, जिनको बाद में शाहू जी ने नाम दे दिया था पेशवा बालाजी विश्वनाथ का। ये जो हमारे भैरव पंत पिंगले जो बाद में चलकर पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने, ये थे दीवान। दीवान किसके दीवान थे? ताराबाई जी के दीवान थे ये उस समय पर इन्होंने बोला कि नहीं, जो शाहू जी हैं वो हमारे असली छत्रपति हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया था फिर शाहू जी को। और फिर बाद में शाहू जी बन गए थे हमारे छत्रपति। ये छत्रपति कब से कब तक बने थे? ये 1712 से लेकर 1748 तक बने थे। ये इनका छत्रपति का पूरा टाइमलाइन था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो शाहू इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पेशवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पहले तो इनको सबसे पहला सेना करता बोला गया कि ये सेना करता थे, तो इनको घोषित किया गया कि अब ये फाउंडर है आर्मी के, सेना करते। ठीक है, पर बाद में चल के 1713 में इनको बना दिया गया था पेशवा। तो ये बन गया पेशवा। और इसी समय पर इन्होंने नाम लिया था बालाजी विश्वनाथ का। इस समय तक इनका नाम वही था, क्या? भैरव पंत पिंगले। अब इनके थोड़े से अचीवमेंट्स देख लेते हैं बालाजी विश्वनाथ के। इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात तो इन्हें सैयद ब्रदर्स के साथ कॉन्स्पिरेसी करके किसको मरवाया था? फारूक सियार को। तो फारूक सियार को मरवा के मोहम्मद शाह को बिठवाने का काम इन्हीं का था। फिर उसके बाद चूंकि इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प करी थी, कंस्पायर किया था इनके साथ, तो इनको दे दी गई थी चौथ और सरदेशमुखी। दोनों के दोनों राइट जो डेक्कन के थे उनको दे दिए गए थे। अच्छा, एक मेन बात समझ लेते हैं कि ये जो मराठास थे ना, इनका थोड़ा सपना अलग सा था। इनका सपना था अटक से कटक तक का। अटक जो था वो पेशावर के साइड में था, और कटक जो था वो था हमारा उड़ीसा के साइड में। तो इनका था कि भाई हमें अटक से कटक तक राज करना है। और वो धीरे धीरे करके पूरा भी हुआ, वो आगे चलकर अभी बताती हूँ। अच्छा, अब बालाजी विश्वनाथ के बाद हेरिडिटरी रूल चालू हो गया था, और इसके बाद आए बालाजी सॉरी, बालाजी नहीं थे भाई। बालाजी विश्वनाथ के बाद आए थे बाजीराव। बाजीराव वन। ये जो आपने वो देखी है ना मूवी, कौन सी? बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव थे ना, वो यही बाजीराव थे। और इनके बेटे जो बाद में आएंगे ना, बालाजी बाजीराव, वो थे हमारे, वो आदमी जो मस्तानी को आके बार बार धमकी देता था ना, वही था बालाजी बाजीराव। अभी आगे बताऊंगी। अभी जो बालाजी बाजीराव थे ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रांग आदमी था। ये आपने मूवी में भी देखा है बाजीराव मस्तानी में, कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ से देखा जाता है। और इनकी जब डेथ हुई तो बहुत ज्यादा अननोन वजह से डेथ हुई, कि पता ही नहीं है कि मतलब क्यों डेथ हो गई। ऐसा भी बोला जाता है कि भाई मस्तानी के दुख में मर गए थे, या किस चीज में मर गए थे। ये मूवी में भी दिखाया गया था, पर इनका देख लेते कि पूरा टाइमलाइन या फिर इनकी जिंदगी कैसी कटी। तो ये जो सोच के थे, ये बहुत ज्यादा हिंदवी स्वराज के सोच के आदमी थे, कि मुझे तो मतलब पूरा जो इंडिया वाला हिंदवी स्वराज, आप समझ सकते हैं, स्वराज है ना। तो ये पूरा अटक से कटक तक का सपना ये पूरा करना चाहते थे अपना। बाकी जितने भी पेशवा या फिर जितने भी रूलर्स थे, वो नीचे की तरफ पे, जितने भी मराठा थे वो फोकस कर रहे थे। इनका फोकस था कि मुझे नॉर्दर्न एक्सपेंशन करना है, मतलब नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करना है, वहां पर पूरी जगह घेरनी है, अपनी अपनी टेरिटरी में मिलानी है। इन्होंने 41 बैटल्स लड़ी थी और एक भी नहीं हारे थे। गुजरात और मालवा को भी अपने अंडर कर लिया था। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंपीरियलिज्म वाले आदमी थे, कि मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ अपने हाथ में ले लो, मतलब मार काट करके आगे बढ़ते रहना है, इनकी ये पॉलिसी थी।
कहीं न कहीं यही रीज़न था कि जब इनकी लड़ाइयाँ हुई इंग्लिश से, ब्रिटिशर्स से, कोई भी साथ देने नहीं आया था क्योंकि ये किसी से भी ऐसा कुछ समझौता करके नहीं चल रहे थे। इनका बस ये था कि हमें जैसे-तैसे करके अपना राज बढ़ाना है और उस राज बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने किसी के भी साथ दोस्ती नहीं करी और चूँकि इन्होंने किसी के साथ दोस्ती नहीं करी, जब इनकी लड़ाइयाँ हुई, तो कोई साथ देने नहीं आया था। अब देखो 1737 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ भोपाल। बैटल ऑफ भोपाल में इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को हरा दिया था, ठीक है? और उसके बाद अब इनका कॉन्फिडेंस तो भाई पीक पे था, फिर ये दिल्ली चले गए और दिल्ली पे अटैक किया, ठीक है? जब दिल्ली पे रेन चल रहा था मतलब राज था मोहम्मद शाह रंगीला का, उन्होंने अटैक किया था 1737 में ही। पर आप लोगों ने मूवी में भी तो देखा था, भई वहीं कहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। पता नहीं किस वजह से हुई थी पर वहीं कहीं इनकी डेथ हो गई थी। कहीं न कहीं रीज़न ये भी था कि ये अपने जो सेंटर था मतलब सेंटर ऑफ पावर था इनका पुणे, इससे ये लोग बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे। अब आप सोचो पुणे और दिल्ली में कितना ज़्यादा अंतर है। अब आप दिल्ली में इन्वेड करोगे तो आपके पास रिसोर्सेज़ भी नहीं है। आपकी ट्रूप्स वहाँ पे मतलब आपकी मिलिट्री वहाँ पे कैसे आराम करेगी, क्या नहीं करेगी। तो मतलब रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा नहीं बचे थे अपने होम टाउन लैंड से दूर। कहीं न कहीं ये भी रीज़न बना इनकी हार का। अब देखो जो थर्ड थे वो थे हमारे बालाजी बाजीराव। अब बालाजी ले लो सबसे पहले से बालाजी विश्वनाथ से, है ना? और बाजीराव ले लो सेकंड से बाजीराव। तो इनका नाम बन गया बालाजी बाजीराव, ऐसे याद हो जाएगा। ये बालाजी बाजीराव वही आदमी था जो के मस्तानी को धमकी दे जाता था ना कि ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तो ये वही बालाजी बाजीराव था। पर ये जो व्यक्ति था ना, ये बहुत ज़्यादा शाणा व्यक्ति था भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़। इसके समय पे छत्रपति जो थे ना हमारे शाहू, उनकी डेथ हो गई थी, है ना? तो उनकी डेथ के बाद ताराबाई आईं और ताराबाई ना अपने ग्रैंडसन को लेके आईं, मतलब अपने पोते को बना के लेके आईं, पर असल में ना वो पोता नहीं था उनका, वो किसी लोअर कास्ट व्यक्ति को उठाकर ले आई थी कि मैं एक साजिश रचती हूँ और तुम्हें बिठा दूँगी ताकि ताराबाई अपने इशारों पे इस इंसान को नचा सके, जिसको भी वो लेके आ रही है। तो वो पोते के रूप में लेके आई थी। अच्छा, अब उसने पेश किया पेशवा के सामने कि ये लो ये पोता है और अगला छत्रपति तो यही बनेगा। उस लड़के का नाम था राजा राम। ताराबाई जिस पोते को लेके आई उसका नाम था राजा राम। बालाजी बाजीराव ने बोला ठीक है भाई तुम राजा राम एक काम करो छत्रपति बन जाओ। उसे उस समय तक नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं है। पर बाद में चल के ताराबाई ने बोला राजा राम से कि अब तुम ना इस बालाजी बाजीराव को प्रिजनर बना लो, तुम इसको बंदी बना लो। पर राजा राम को भी बहुत अच्छे से पता था कि इतनी पावर उसके हाथ में है नहीं कि वो पेशवा को बंदी बना सके। फिर ताराबाई ने बोला कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा भेद खोल दूंगी मैं। राजा राम ने बोला भाई खोल दो। तो ताराबाई चली और उन्होंने भेद खोल दिया बालाजी के सामने। अब बालाजी बाजीराव ने बोला देखो अब तो ये छत्रपति बन चुके हैं, अब ये लोअर कास्ट के हैं तो बने रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर इन्होंने की क्या, संगोला अग्रीमेंट। संगोला अग्रीमेंट में इन्होंने ये बोल दिया कि अब जो ये छत्रपति है ये बस एक टाइट्यूलर हेड रहेगा और रियल पावर जो है अब पेशवा के हाथ में आ जाएगी। तो यही इन्होंने शाणापन दिखाया, ये एक कदम आगे निकले और इसके बाद जो पेशवा है वो रियल पावर होल्ड करने लग गया। तो एक तरीके से हम ये मान लेते हैं छत्रपति रह गए हमारे प्रेसिडेंट जो कि सिग्नेटरी बॉडी है और पेशवा बन गए हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनके पास रियल पावर रिसाइड करती है। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहेब भी बोलते थे, इनका नाम नाना साहेब भी है। मतलब ये जो बालाजी बाजीराव थे इन्होंने अपने बाप के परचम्मों में चले, उन्होंने भी कोई भी एक ऐसा कोना नहीं छोड़ा था वहां पर लड़ाई नहीं करी हो, बैटल नहीं करी हो, जाके लड़े ना हो। इनके कोई भी दोस्त नहीं थे, ये हर जगह लड़ाई वड़ाई करते थे। इनका भी वही सपना था अटक से कटक तक का और कहीं ना कहीं इन्होंने ये पूरा भी किया। देखो कैसे। अब जैसे कि मैंने बोला ये किसी से भी लड़ने में भेदभाव तो नहीं करता था ये आदमी। देखो 1751 में इसने उड़ीसा की चौथ ले ली, किससे, अलीवर्दी खान से। अलीवर्दी खान से ले ली उड़ीसा की चौथ। फिर 1752 में अग्रीमेंट किया मुगल्स के साथ कि अच्छा मुगलों तुम्हारे पास तुम्हें मैं रक्षा प्रदान करता हूँ, मतलब मराठा रक्षा करेंगे मुगल्स की और उनको बिल्कुल ऐसे सुरक्षा में रखेंगे, कोई भी अगर उनके ऊपर अटैक करेगा तो सुरक्षा देने आएंगे, सिक्योरिटी देने आएंगे मराठा। पर देखो अब खेल कैसे किया, जैसे मैंने बोला कि भेदभाव नहीं करते थे, तो देखो 1757 में अब्दली चला। अब्दली ने कैप्चर किया था दिल्ली और पंजाब। अब उसके बाद क्या हुआ 1757 में मराठा चले
और मराठाओं ने जाके कर लिया कैप्चर दिल्ली। अब आपने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव जो है उन्होंने ही कैप्चर किया था दिल्ली, और निजाम उद्दौला जो कि मतलब अब्दली जब आया था और उसने दिल्ली कैप्चर किया था, तो वो 2-3 काम करके गया था जाने से पहले। उसने नजीब उद्दौला को अपना वहां पे मीर बख्शी बना दिया था। मीर बख्शी कौन होता है? हमारा कमांडर इन चीफ। वो उसको कमांडर इन चीफ बना के गया था, और रघुनाथ राव चला, उसने नजीब उद्दौला को ही भगा दिया था। और वो तिमूर शाह दुर्रानी जो अब्दली का बेटा था उसको भी भगा दिया था। तो ये इससे ना अब्दली बहुत ज्यादा खुन्नस खा गया था, और 1761 में इसी वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी, ये रीजन था। अब देखो मराठाओं के हाथ में दिल्ली आ गया। फिर इसके बाद 1758 में इनने अटक भी कैप्चर कर लिया था, और 1758 में ही पेशावर भी हाथ में ले लिया था। तो देखो इन सारी सीरीज से ये पता चलता है कि जो इनका ये ऐसा सपना था ना अटक से कटक तक का, वो पूरा हो गया था। क्योंकि कटक तो हाथ में था ही, उड़ीसा आ गया हाथ में 1751 में, तो कटक आ गया हाथ में। फिर यहाँ पे 1758 में अटक भी आ गया था, तो इनका अटक से कटक तक का सपना 1758 में पूरा हो चुका था। पर अगर मराठाओं का डिक्लाइन देखें कि मराठा हारे कैसे, तो मराठा हारे थे एंग्लो मराठा वॉर में। एंग्लो मराठा वॉर हमारी 3 मराठा वॉर हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो ये जो लास्ट थर्ड वॉर थी ना एंग्लो मराठा वॉर, इसमें मराठा बिल्कुल अंत पे आ चुके थे। इसके बारे में आगे की वीडियोस में जानने को मिलेगा, तो आगे की वीडियोस में आप देख सकते हो। देखो अगर मैसूर की बात करें तो पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, बैकडेट देख लेते हैं कि मैसूर आया कैसे एग्जिस्टेंस में। तो हमारा जो विजयनगर था, विजयनगर किंगडम जो था वो बिल्कुल ही ज्यादा तहस नहस हो गया था आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकटा। तालीकटा की बैटल हुई 1565 में, और उसके बाद विजयनगर किंगडम एकदम मतलब खंडर हो चुका था। तो इसी खंडरों में हमारा पैदा हुआ वोदियार डायनेस्टी। वोदियार डायनेस्टी हमारा छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, ठीक है। अब इस वोदियार डायनेस्टी में ना 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते थे, एक था नंजराज और दूसरा था देवराज। तो देवराज और नंजराज के पास सबसे ज्यादा पावर होती थी। जो इनके किंग थे उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज एक तरीके से पपेट ही था, इससे ज्यादा वो कुछ था नहीं। सबसे ज्यादा मेन पावर नंजराज और देवराज के ही हाथ में होती थी। अब जो हैदर अली था वो एक तरीके से कमांडर था, मतलब एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आर्मी पर्सनल था, सोल्जर था अच्छा खासा। उसने क्या किया, इस नंजराज और देवराज को एलिमिनेट कर दिया, और फिर मैसूर ले लिया अपने हाथ में, और हैदर अली बन गए हमारे मैसूर के रूलर। अब हैदर अली ने अज्यूम करा टाइटल ऑफ सुल्तान, उसने सुल्तान का टाइटल खुद को दे दिया था। हैदर अली के कुछ अचीवमेंट्स देखे तो ऐसा था कि वो ना बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट कमांडर था। अब जब वो इतना ज्यादा ब्रिलियंट कमांडर था तो ऑब्वियस सी बात है आर्मी पे उसका बहुत ज्यादा फोकस होगा। वो सोचता था कि आर्मी इकलौती मतलब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी ही ऐसी चीज होती है जो कि सबसे ज्यादा पावर उसी के हाथ में होता है। पावरफुल आर्मी कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी जीत सकती है, या फिर उसी से ही एक स्टेट का भला होता है। सो बेसिकली अ पावरफुल आर्मी मेक्स अ पावरफुल स्टेट। उसका बेसिकली बिलीव यही था, पावरफुल आर्मी मेक्स अ पावरफुल स्टेट। अब उसने ये पावरफुल आर्मी को बनाने के लिए क्या किया, फ्रेंच लोगों को बुलाया। वो फ्रेंचों के साथ बड़ी अच्छी बनती थी उसकी, फ्रेंच को बुलाया। इसी वजह से यहाँ पे कार्नेटिक वॉर्स में भी ये शामिल हुए थोड़े से, इंग्लिश इनसे चिढ़ चुके थे। तो ये जो फ्रेंच है ना, उन्होंने मतलब हैदर अली ने फ्रेंच को बुलाया और उनसे बोला कि भाई अब मेरी आर्मी को ना तुम सिखाओगे पढ़ाओगे कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, तुम उनको मॉडर्नाइज कराओगे। तो हैदर अली ही इकलौता ऐसा आदमी था, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसने थोड़ा बहुत अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया था। और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीके के लोग थे ये लोग, मतलब इनका दिमाग ऐसे ही नहीं है। बाकी मुगल जितने भी थे, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी आर्मी में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी करी नहीं थी, साइंटिफिक कैलिबर के आदमी नहीं थे ये लोग। बट अगर हम बात करें हैदर अली और टीपू सुल्तान की, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे साइंटिफिक कैलिबर के लोग थे। इन्होंने अपनी मतलब आर्मी को बेहतर बनाने में भी मदद करी थी, वॉर मशीन्स को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने में मदद करी थी। जैसे देख सकते हैं टीपू सुल्तान है, उसने मिलिट्री में माइसोरियन रॉकेट्स का यूज किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो मतलब बहुत अच्छा ये लोग कर रहे थे कि आर्मी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो।
ये हैदर अली ने मैसूर की ना टेरिटरीज को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कहाँ तक ले आया था, उसने जो कैनरा और मालाबार का कोस्ट था उसको भी इंक्लूड कर लिया था इन द टेरिटरी ऑफ मैसूर। उसने वहां तक एक्सटेंड कर लिया था अपना राज। हैदर अली और भी पावर्स के साथ बहुत सारी लड़ाइयां करता था, जैसे कि मराठास, हैदराबाद और ब्रिटिशर्स। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ हुई थी इनकी 4 वॉर्स, जिनको हम बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स में क्या हुआ, पहली में तो मतलब ये जो हमारा हैदर अली था वो जीत गया, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, बीच में ही उसकी डेथ हो गई थी। लड़ते लड़ते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में 1782 में हैदर अली चल बसे। अब जो एंड मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की एंड तो 1784 में हुई थी। 82 में हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली और 84 तक वही ये पूरी वॉर खींचतान के लेकर गया। इससे समझ आता है कि जो टीपू सुल्तान था वो भी कोई मतलब हल्का पूरा आदमी नहीं था, अच्छा भारी आदमी था, वो भी बहुत अच्छा कैलिबर रखता था। इसको हम टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा विजनरी रूलर था। तो ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है ना, ये टीपू सुल्तान ने ही लड़ी थी, अपने ही दम पर लड़ी थी। और ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही मतलब ये मारा गया था टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे हमारा जो मैसूर डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है। पर पहले थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। और अगर आपको ये सारी एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में जानना है तो आगे की वीडियोस में फुल डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। देखो टीपू सुल्तान जी ने क्या किया, सबसे पहले तो ये टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं, विजनरी रूलर था, ये अपन ने देख ही लिया है। इनके समय पे जो सिल्क इंडस्ट्री है ना, अच्छा खासा ग्रोथ लिया था, मतलब बहुत सारे इसने इनोवेशन करे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। तो इसके समय पे कॉइनेज बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था, ठीक है। इसने क्या किया था, एक मौलूदी लूनी सोलर कैलेंडर था, इसका भी इनोवेशन इसी ने किया था। इसने यूज किए थे माइसूरियन रॉकेट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और फातुल मुजाहिदीन, भाई कैसे कैसे तो नाम मैं क्या ही बोलूं। फातुल मुजाहिदीन एक तरीके से ये रॉकेट आर्टिलरी है, इसने ये भी लिखी थी, ठीक है। पूरा का पूरा मैनुअल इसी ने लिखा था, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड व्यक्ति था ये तो भाई, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये जो रॉकेट्स इसने यूज करे थे ना, ये कब कब करे थे ये भी देख लो, 1792 में और 1799 में। इसका जो किला था ना, मतलब जो इसका बैठने गद्दी का एक तरीके से हेडक्वार्टर टाइप समझ लो, इसका वो था सेरिंगापट्टनम में जब सीज हुई थी उस समय पे इसने माइसूरियन रॉकेट्स इस्तेमाल करे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। अच्छा, इसको बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी व्यक्ति था, या फिर ये बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को फेवर करता था और हिंदुओं से चिढ़ता था, पर ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा आप एविडेंस तो नहीं देख सकते हो, पर हाँ ये एविडेंस जरूर मिलता है कि टीपू थोड़ा सा मतलब सेक्युलर व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि मतलब हिंदुओं से चिढ़ता हो या ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप देखोगे कि इसने कंस्ट्रक्शन किया था गॉडेस का आइडल, मतलब मूर्ति वूर्ति बनवाई थी इसने गॉडेस शारदा की। कहाँ पर बनवाई थी, श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी एक मंदिर है, वहां पर इसने गॉडेस शारदा की मूर्ति बनवाई थी। और ये पेंशन्स भी देता आचार्यों को। जो आचार्य होते हैं ना हमारे हिंदू संविधान में, उसको क्या कहते हैं, उसमें जो आचार्य होते हैं उसमें उनको आचार्यों को, भाई मैं कितना उसमें उसमें बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं जो कहना चाहती हूँ ये है कि हिंदू संप्रदाय में हमारे जो पाइनियर्स होते हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, ऐसे होते हैं, उनको आचार्य बोलते हैं। तो आचार्यों को ये पेंशन भी देता था, ठीक है। अरे क्या है ना यार, इतना बोल बोल के भी थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ऐसे स्लिप ऑफ टंग। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट अंडरस्टैंड। ये आचार्यों को पेंशन भी देता था, तो इसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि ये हिंदुओं से चिढ़ता विढ़ता तो नहीं था। फिर आकर देखते हैं सिखों के बारे में। तो सिखों में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी थे सबसे पहले तो हमारे। तो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर उठा। बंदा बहादुर ने रिवॉल्ट किया था। पर ये भी देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी आए क्यों, या फिर इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया इस चीज में, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे गुरु थे। तो देखते हैं इन्होंने ऐसे पार्टिसिपेट क्यों किया। देखो क्या हुआ था कि औरंगजेब के टाइम पे गुरु तेग बहादुर की डेथ हुई, और मतलब मार दिया गया था, डेथ थोड़ी ना हुई थी, मारा था।
उसके बाद जो ये गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने खालसा बनाया। खालसा की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही करी थी। खालसा एक तरीके से मिलिट्री ग्रुप था कि ये हमारे सारे सिखों की सुरक्षा के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम था खालसा। अब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद क्या हुआ, बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया था, ठीक है, और फिर बंदा बहादुर को भी मार दिया गया था फारूक सियार के टाइम पे। तो फारूक सियार के टाइम पे बंदा बहादुर भी चल बसे। अब बंदा बहादुर के बाद रेन हाथ में कौन लेगा, तो वो थे हमारे रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह कौन थे ये देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये जो सिख थे ना, इनके जो स्टेट्स थे वो 12 कुछ स्टेट्स थे, उनको हम मिसल बोलते हैं, कॉन्फेडरेसीज थी ये। तो 12 मिसल में ये स्टेट बटे हुए थे। इसका एक मिसल जो था उसके लीडर थे महान सिंह, पर महान तो इनके बेटे थे जो कि थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल के थे, और इन्होंने ये 12 मिसलों को एक किया था, यूनाइट किया था। और फिर उन्होंने बोला था कि भाई जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, यूनिटरी मतलब यूनिटी नहीं होगी हम में, तो हम कैसे ही दूसरों का मतलब ऐसा फेस टू फेस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं किसी से, है ना। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में। ब्रिटिशर्स ना बड़ा कांपते थे इनसे, ये क्या सोचते थे कि भाई पागल से लोग हैं ये लोग, अगर ये मतलब इनसे लड़ना तो बेकार है। ब्रिटिशर्स भी ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे सिखों को। तो जब वो ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे तो एट द एंड ब्रिटिशर्स ने करी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। इन्होंने बोला कि सतलज रिवर के इस तरफ आपकी गद्दी और उस तरफ हमारी गद्दी, तो ये रही सतलज रिवर। और ब्रिटिशर्स ने ये पैक्ट बनाया, अग्रीमेंट किया कि देखो तुम हमारी टेरिटरी में नहीं आना, हम तुम्हारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। ये हो गई थी उनकी ट्रीटी। पर क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स भी ना बड़े बेकार से लोग थे। वो क्या करते थे, जो इनकी एंग्लो सिख वॉर हुई थी, वो एंग्लो सिख वॉर क्यों हुई थी, ब्रिटिशर्स ना नदी के किनारे आके ना इन लोगों को थोड़ा सा उकसाते थे। अब जब सिखों को थोड़ा सा लगने लग गया कि यार ये लोग तो पार कर जाएंगे या फिर ये इन्वेड कर जाएंगे, उनको लग रहा था कि ये लोग ट्रीटी नहीं मानेंगे। पर ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिर्फ उकसा रहे थे उनको कि ये मतलब जैसे तैसे करके ये सिख है ना, ये नदी पार कर जाए। और एक बार ये नदी पार कर गए ना तो हमें मौका मिल जाएगा, ये बहाना मिल जाएगा कि अरे तुमने तो ट्रीटी को ब्रीच कर दिया, तो अब हमने तुम पर हमला कर दिया। तो दे जस्ट वांटेड वन रीजन, नथिंग मोर। और ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने प्लान किया था, इसकी वजह से हुआ था एंग्लो सिख वॉर। पर रंजीत सिंह की डेथ के बाद ना कोई ऐसा केपेबल लीडर बचा नहीं था, तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद सब कुछ मतलब एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लग गया, और धीरे धीरे सिख कॉन्फेडरेसी की बिल्कुल एंड हो गया था। केरला में हमारे बैठे थे, चलो देखते हैं केरला के बारे में। केरला में बैठे थे हमारे मार्तंड वर्मा। तो जो मार्तंड वर्मा है उन्होंने एकदम एस्टैब्लिश कर दिया था अपना इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला, और उसका ट्रेवेनकोर ना कैपिटल बना दिया था कि ट्रेवेनकोर हमारा कैपिटल है। उसने बाउंड्री बढ़ा के कन्याकुमारी से कोचिन तक कर ली थी, ठीक है। और उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे थे कि भाई जो मेरी आर्मी है वो थोड़ी वेस्टर्नाइज हो। उसने वेस्टर्न करने मतलब मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी थी अपनी आर्मी को, कि अच्छी आर्मी रहे, आर्मी पर्सनल्स थोड़े से डिसिप्लिन रहे, और हमारे पास जो वॉर मशीन्स हैं वो अच्छी हों। तो उसने पूरे एफर्ट्स करे थे। उसका एक और बहुत अच्छा जो मतलब अचीवमेंट है वो ये कह सकते हैं कि जो डच आए थे ना हमारे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, आगे वीडियोस में आप देखोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में भी डच जो थे, डच को भगाने में थोड़ा बहुत मार्तंड वर्मा का भी योगदान रहा था। बैटल ऑफ कोलाचल हुआ 1741 में, और बैटल ऑफ कोलाचल में मार्तंड वर्मा ने डच को हरा के भगा दिया था। मार्तंड वर्मा के जो सक्सेसर रहे वो थे राम वर्मा। राम वर्मा ने क्या किया, ट्रेवेनकोर को सेंटर बना दिया था स्कॉलरशिप और आर्ट का। पर राम वर्मा भी मतलब अच्छे कैपेबल लीडर थे, पर राम वर्मा के बाद ना कोई ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा कोई कैपेबल लीडर आ नहीं पाया। इसकी वजह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की सुपीरियोरिटी को ट्रेवेनकोर को भी मानना पड़ा, और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ट्रेवेनकोर पे भी एकदम हथियार लिया उसको और कब्जा कर लिया अपना। फिर आते हैं हम बाकी अदर रीजनल पावर्स पे, जाट पे, राजपूत पे, रोहिल्ला पे। रोहिल्ला देख लो बहुत छोटा सा है। क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे अली मोहम्मद खान है ना, जो ये नादिर शाह थे, नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया था, इन्वेड किया था। उस समय पे वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हो गया था। जब वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हो गया था ना, तो अली मोहम्मद खान ने इस चीज का फायदा उठा के वहां पे अपना एक छोटा से पार्ट में अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, जिसको बोलते हैं हम रोहिलखंड में, ठीक है। तो रोहिलखंड बनाया हमारे अली मोहम्मद खान ने। अब ये जो भंगाश है ना, भंगाश भाई बंगाली जैसे साउंड नहीं कर रहा है भंगाश, ठीक है।
तो यहाँ पे एक अफगान लीडर था अहमद खान बांगाश। अब इसने क्या किया, दिल्ली के नीचे नीचे की साइड में एक छोटा सा पार्ट था ईस्ट में, है ना, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद तो आप आज भी देख सकते हो, फर्रुखाबाद था। वहां पे इसने अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट, भले छोटा सा किंगडम था, पर एक छोटा सा किंगडम उसने बना लिया था। किसने? अहमद खान बांगाश ने। अब भले ही बहुत छोटा था, पर इसने एड किया था किसको? अब्दली को, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक तो आदमी जिसने साथ दिया वो अहमद खान बंगाश भी था। एक आदमी पहले भी पड़ा था यहाँ पे, किसने दिया था साथ? कमेंट करो, अब भी बताया है। अब ये जाट और राजपूत की बात करें तो पहले जाट को देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि औरंगजेब की जो ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव पॉलिसीज नहीं थी, उसकी वजह से ये जाट एलियनेटेड फील करने लगे थे, और यही रीजन बना था इनका अलग से एक अपना रीजन कार्व आउट करने का। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट था ना, मतलब दिल्ली के आसपास जितने भी सेटलर्स थे, एग्रीकल्चरल जाट्स थे, उन्होंने ही रिवॉल्ट किया था। ठीक है, तो इन्हीं में ही से निकले थे हमारे एक बढ़िया से इंसान जिनका नाम था चूरामन जाट। ठीक है, तो ये जो चूरामन जाट थे, इन्होंने चैलेंज किया था मुगलों को। अब मुगलों को चैलेंज किया तो मुगलों की तरफ से लड़ने आए थे जय सिंह। अभी इसकी भी कहानी पता चलेगी कि भाई जय सिंह क्यों लड़ रहे हैं मुगलों की तरफ से, तो आगे पता चलेगा। जय सिंह लड़े, इनको बना दिया था, गया था गवर्नर ऑफ आगरा। तो जय सिंह लड़े थे मुगलों की तरफ से, एंड अगेंस्ट में कौन थे? हमारे चूरामन जाट। ठीक है, 1712 में जय सिंह इनके खिलाफ मार्च किए, और चूरामन जाट ने फिर इनसे ये चीज सही नहीं गई, उन्हें लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो इन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। दूसरे के हाथों से मरना है, खुद ही के हाथों से मर जाऊं। फिर चूरामन के बाद आए हमारे बदन सिंह। बदन सिंह इनके ही भतीजे थे। तो इन्होंने लीडरशिप अज्यूम करी थी 1865 से लेकर, सॉरी, 1685 से लेकर 1756 तक। उस समय पे इनने अपनी आर्मी को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग किया, और अपने थोड़े से ना फोर्ट्स बनवाने चालू किए, किले बनवाए इन्होंने। किले कहाँ कहाँ बनवाए? दिग में बनवाया, वेर में बनवाया, खुम्बेर में बनवाया, खुम्बेर, है ना, फिर भरतपुर में बनवाया। और भरतपुर इनका बेसिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एक तरीके से आगे चलकर इनका भरतपुर किंगडम भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सूरजमल। सूरजमल बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मान लो ब्रिलियंट व्यक्ति थे, है ना। इनको प्लेटो भी बोला जाता है, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार उम्दा व्यक्ति था। अब देखो, इसने 1756 तक राज किया था ना। इसी बीच में क्या क्या हुआ? 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन भी हुआ था। ठीक है, तो इस चीज का ना इसने बहुत फायदा उठाया, मतलब बहुत लोगों ने फायदा उठाया था उस इन्वेजन का। तो जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुई थी ना, उस समय पे बदन सिंह ने क्या किया, मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट को भी अपने हाथों में ले लिया कि भाई अब ये मेरे हाथ में आ गया, और धीरे धीरे इसने फाउंडेशन बनाया भरतपुर किंगडम का। तो यहाँ पर किस चीज की चालू हुआ, मतलब किस चीज की शुरुआत हुई? भरतपुर किंगडम की। तो धीरे धीरे करके भरतपुर किंगडम भी बनने लग गया। अब देखो, अहमद शाह अब्दली था। अहमद शाह अब्दली जिसने इन्वेजन किए थे, है ना। तो अहमद शाह अब्दली ने इसी बदन सिंह को नाम दिया था राजा का, राजा का टाइटल दिया, और एक एपिथेट दिया महेंद्र का। तो भाई अफगान लीडर भी इनकी वाहवाही कर रहे थे। फिर बदन सिंह के बाद आते हैं हमारे कौन? सूरजमल। सूरजमल वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लीडर। इसको प्लाटो भी बोला जाता है, प्लाटो, अरे भाई हट जा, हट, प्लाटो ऑफ जाट ट्राइब। प्लाटो ऑफ जाट ट्राइब क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही वॉज वेरी मच एक्सीलेंट इन, उसका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा था, और एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा था। इन सब चीजों की वजह से इसको प्लाटो ऑफ जाट ट्राइब भी बोला गया था, फॉर हिज इंटेलेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पर फिर जब सूरजमल की डेथ हुई 1763 में, तो बेसिकली जाटों का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बचा नहीं। धीरे धीरे सूरजमल की मौत के बाद जाट भी डूबने लग गए, और फिर इनका भी राज खत्म हो गया। फिर आ जाते हैं हम राजपूतों पर। अब राजपूतों का क्या था? राजपूतों का भी सेम था, एलिनेटेड फील हो रहा था इन्हें बहुत ज्यादा औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से। वही रिलीजियसली इंटॉलरेंट पॉलिसीज थी, जो उसकी जजिया हो गई, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इन्हें एलिनेटेड फील हो रहा था, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अब हमें नहीं रहना साथ में। तो बहुत ज्यादा लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप था मुगल और राजपूतों के बीच में। तो इसके बीच में क्या हुआ, जो हमारे बहादुर शाह थे, अब बहादुर शाह हमारे सबसे पहले एम्परर थे, मुगल एम्परर थे आफ्टर औरंगजेब।
उसने क्या किया, जोधपुर पे मार्च करना चालू कर दिया। वो जोधपुर की तरफ बढ़ गया कि अब हम देखते हैं भाई कौन है रास्ते में, है ना। तो इस समय पर तो अजीत सिंह ने सबमिट कर दिया था कि ठीक है हम सबमिशन कर देते हैं अपना। ये हुआ था 1708 में। इस चीज के बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ एंटी मुगल लीग का। अब इस एंटी मुगल लीग के पार्ट कौन कौन थे भाई? एक तो था अजीत सिंह, दूसरा था जय सिंह, और तीसरा था दुर्गादास राठौर। पर अब इससे भी ना पेट नहीं भरा था। ये जो एंटी मुगल लीग थी ना, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी भाई। तो फिर क्या हुआ, 1714 में जो हुसैन अली था। अभी हुसैन अली कौन है याद करो। हुसैन अली वन ऑफ दी सैयद ब्रदर्स हैं। दो सैयद ब्रदर्स थे हमारे, एक था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली। ये हुसैन अली जो था वो था कमांडर इन चीफ, है ना। तो ये जो कमांडर इन चीफ था, उसने जाके मतलब फिर वो मार्च करने लगा जोधपुर की तरफ। वो जोधपुर की तरफ गया, जोधपुर पहुंचा और उसने बोला अजीत सिंह के से कि भाई अब तुम ना थोड़ी सी हंसी खुशी रजामंदी कर लो। पीस के लिए सू किया उसने कि अब पीस तो हो जाना चाहिए, ट्रूस हो जाना चाहिए। और उसने बोला कि अपनी एक लड़की का ब्याह, मतलब अपनी किसी भी एक लड़की का ब्याह फारूक सियार के साथ कर दो, ताकि मतलब सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि उस समय पे मानते थे कि जो मैरिज रिलेशन या प्रपोजल्स होते, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गेम्स ऑफ थ्रोन्स में। गेम्स ऑफ थ्रोन्स में सुना है किसी ने कि मतलब सबसे अच्छा तरीका टू मेक पीस विद द एनिमी इज मैरिज, है ना। तो मैरिज प्रपोजल सबसे अच्छी चीज होती थी। शादी से आप अच्छे अच्छे रिश्ते बना सकते हो। तो वहीं पे यहाँ पे हुसैन अली ने प्रपोजल दिया अजीत सिंह को कि भाई तुम्हें तो अब रजामंदी करनी पड़ेगी, पीस करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी किसी भी एक बेटी का ब्याह फारूक सियार से करा दो। अच्छा, ये पहले पढ़े ही है। फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स में मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ऐसा था कि फारूक सियार भी चाहता था कि हम सैयद ब्रदर्स को मरवा दें। इसी वजह से सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मरवा दिया था बाय दी हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। तो फारूक सियार मर गए थे यहाँ पे। पर उसके मरने से पहले देखते हैं फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही है ना। कि सैयद ब्रदर्स थे किंग मेकर और फारूक सियार को पपेट बनना इतना ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा था। ठीक है। तो इनके बीच में टसल के बीच में जो ये राजपूत थे, इन्होंने सोचा कि भाई जैसे ब्रिटिशर्स नहीं बीच में दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के रोटी खा जाते, वैसे ही राजपूतों ने सोचा कि चलो भाई इनकी लड़ाई हो रही है, होने दो। हम पॉलिसी फॉलो करते हैं, कौन सी? ऑपर्चून अलूफनेस और अडीरेंस। इसका मतलब क्या है? हम बिल्कुल ऐसे बनेंगे कि हम तो डम है, आप जो करवा रहे हो हम करवा रही हैं। तो इधर पे क्या हुआ, फारूक सियार मतलब मुगल एम्परर फारूक सियार चला। तो फारूक सियार ने कुछ राजपूतों को दे दिया अपने अपनी साइड में करने के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, सैयद ब्रदर्स चले। सैयद ब्रदर्स ने फिर राजपूतों में कुछ दे दिया, कुछ बांट दिया कि नहीं नहीं तुम उसकी साइड नहीं, तुम हमारी साइड आ जाओ। तो इसी तरीके से जो राजपूत हैं इधर और इधर खींचे जा रहे थे। खैर खींचे नहीं जा रहे थे, सही मतलब तो ये होगा कि उन्हें यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल रहा था और वहां से भी कुछ ना कुछ मिल रहा था, और वो लोग चुपचाप अपने पास रख ले रहे थे। इसी तरीके से गवर्नर ऑफ आगरा बनी थे कौन? हमारे जय सिंह। वही जय सिंह जिन्होंने जाटों की तरफ, जो कि चूरामन जाट है, उसकी तरफ हमला बोला था और चूरामन जाट ने सुसाइड कर लिया था, है ना। तो ये जो जय सिंह है वो बने थे गवर्नर ऑफ आगरा। अब ये देखते हैं कैसे बने थे। अब देखो, सैयद ब्रदर्स थे। सैयद ब्रदर्स को चाहिए था कि भाई राजपूतों तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो अपनी तरफ करने के लिए सैयद ब्रदर्स ने अजीत सिंह को क्या दिया? अजीत सिंह को दे दिया उन लोगों ने गवर्नरशिप ऑफ अजमेर एंड गुजरात। तो अजमेर और गुजरात आ गया अजीत सिंह के हाथ में। और ये दिया किसने? सैयद ब्रदर्स ने। क्यों दिया? कि भाई तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ से लड़ लो, फारूक सियार के पास मत जाना। ठीक है। और ये जो पोजीशन है वो उन लोगों ने होल्ड करी 1721 तक। अब जो एंटी सैयद पार्टी थी, एंटी सैयद पार्टी में काउंट कौन कौन होगा? सारे मुगल एम्परर्स। अब जो फारूक सियार की डेथ हो गई थी उसके बाद कौन आया था? हमारा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने ही तो सैयद ब्रदर्स को मरवाया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला था हमारा एंटी सैयद पार्टी का एक मेंबर या फिर लीडर, आप दोनों ही कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर एंटी सैयद पार्टी ने जय सिंह को बना दिया था गवर्नर ऑफ आगरा। अब यही यही जय सिंह जो गवर्नर ऑफ आगरा बना, मुगलों के रूल में, मुगलों की तरफ से
इसी ने चढ़ाई करी थी जाट के ऊपर। किस जाट के ऊपर? चूरामन जाट के ऊपर। और चूरामन जाट ने उसके बाद सुसाइड कमिट कर लिया था। यही था वो गवर्नर ऑफ आगरा, और ऐसे बना था वो गवर्नर ऑफ आगरा, बाय द हेल्प ऑफ एंटी सैयद पार्टी। एंटी सैयद पार्टी ने जयसिंह को क्यों बनाया गवर्नर ऑफ आगरा? क्योंकि उन्हें चाहिए था कि भाई तू हमारी साइड में आ जाओ, तुम सैयद ब्रदर्स की साइड में मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे खींचातानी चल रही थी और भला हो रहा था राजपूतों का। अब ये एंटी सैयद पार्टी ने जो इसे गवर्नर ऑफ आगरा बनाया था जयसिंह को, उसके बाद सरकार भी दे दी गई थी, सरकार ऑफ सूरत मोहम्मद शाह रंगीला ने दे दी थी जयसिंह को, ठीक है। अब ये जो सैयद ब्रदर्स और मुगल एम्परर के बीच की जो लड़ाई थी ना, उसके बीच में ये जो बंदर थे राजपूत, ये बहुत फायदा उठा रहे थे। और एक समय पे अगर देखा जाए तो ये मतलब आप समझ सकते हो कितनी टेरिटरी होल्ड कर रहे थे। इनकी टेरिटरी जो थी वो एक्सटेंड कर रही थी दिल्ली के 600 माइल साउथ से लेके, मतलब ये दिल्ली है, दिल्ली के नीचे जाओ 600 माइल है ना, वहां से, वहां के पॉइंट से लेके ये सूरत तक अपनी टेरिटरी होल्ड कर रहे थे। तो ये सोच लो आप, मतलब बेसिकली ये दिल्ली है, इधर पे चले जाओ साउथ में 600 माइल साउथ में ये एक पॉइंट है, यहां से लेके सूरत तक ये जितनी भी टेरिटरी थी ये पूरी की पूरी राजपूतों के हाथ में आ चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द टसल बिटवीन सैयद ब्रदर्स एंड मुगल एम्परर। यही कहते हैं कि आपस की लड़ाई में मर जाओ और दूसरे लोग अपनी बढ़िया रोटी चबा जाते हैं, दूसरे लोग फायदा उठा ले जाते हैं। अब ये लड़ाइयाँ सिर्फ मुगल एम्परर और सैयद ब्रदर्स के बीच में आपस में नहीं चल रही थी। ये जो राजपूत थे ना, ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग यूनिटी वाले लोग नहीं थे। इनके आपस में भी इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी कि ये फिर मतलब एक तरीके से शिकार बन गए किसके? मराठाओं का। तो मराठा जो इंटरवेंशन है या फिर आप इन्वेजन बोल लो, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया था उस एरिया में। अब इस इन्वेजन की वजह से जो राजपूत थे ना, ये राजपूत अपना एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते थे मराठाओं को। पर एक समय के बाद मराठाओं को भी रिप्लेस कर दिया था हमारे ब्रिटिशर्स ने। तो जब मराठाओं को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिशर्स, ये राजपूत ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं मराठाओं को, तो अब ये मराठाओं को ट्रिब्यूट पे करने की जगह ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे राजपूतों का भी डिक्लाइन हो गया था। अब ये देख लेते हैं मेन एनालिसिस इन सारे रीजन्स और स्टेट्स की। देखो ऐसा नहीं है कि नए स्टेट्स बन गए थे, कुछ नई चीजें हो रही हैं उनमें, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट एन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। ये जो नए सारे स्टेट्स बन गए थे, सिर्फ आप हैदर अली और टीपू सुल्तान को साइड में रख के अगर देखो तो जितने भी नए स्टेट्स बने थे वो वही सारी चीजें, वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कंटिन्यू कर रहे थे जो कि पहले मुगल एम्पायर में किया गया था। कोई नई चीज एस्टैब्लिश नहीं करी थी, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करी थी उन्होंने। वही सेम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सिर्फ और सिर्फ हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कुछ ना कुछ बदला था। तो इट कैन बी सेड इट वाज ओल्ड वाइन इन सेम बॉटल्स, इन न्यू बॉटल्स, ओके। अब यहाँ पे आता है रीजंस व्हाई डिड दे फेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्यों जीते? सिर्फ और सिर्फ फिर अगेन बात आती है हैदर अली की। ये जो आता है ना साइंटिफिक बैकवर्डनेस, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अलावा जितने भी हमारे रूलर्स थे उन्होंने ज्यादा साइंस पे ध्यान नहीं दिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी नहीं करी, वॉर मशीन्स नहीं बदली, और ज्यादा अच्छे नहीं हुए, नेवल पावर पे फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो गए। ब्रिटिशर्स के सामने उनका कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई वो बच जाएं, ठीक है। इकोनॉमिक वीकनेस देख सकते हैं, तो ये जो जागीरदारी क्राइसिस हो रही थी, अग्रेरियन क्राइसिस हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वीकनेस हो चुकी थी, ठीक है। और फिर सोने पे सुहाना हमारे औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं वो तो छोड़कर गई थी, ठीक है। और लैक ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि भाई जो ये सारे छोटे छोटे रीजन्स थे वो आपस में तो लड़ते ही रहते थे, प्लस जो मतलब एक तरीके से स्टेट है, चाहे आप वो हैदराबाद ले लो, मैसूर ले लो, चलो मैसूर तो बहुत अच्छा था टीपू सुल्तान और हैदर अली के उसमें, पर मराठाओं के लिए ले लो जो पेशवा थे हमारे, उनके बीच में आपस में ही लड़ाइयाँ चलती रहती थी। जैसे कि राजपूत का देखा तो राजपूतों में भी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, इसलिए मराठाओं के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो गया था इन्वेड करना। वैसे ही आपस में ही इतनी ज्यादा इनकी यूनिटी नहीं थी, आपस में ही लड़ते रहते थे, और प्लस एक दूसरे से भी लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जो एक यूनाइटेड पावर थी जो कि एक हेड को मानती थी, क्राउन था उनका हेड ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स क्राउन को मानते थे और उनके उनके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था और वो बहुत ज्यादा यूनाइटेड थे। उसके आगे ये छोटे मोटे लोग तो कुछ लगे ही नहीं, हाल हरा दिया, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ मेन रीजंस। देयर इज अ बेसिक प्रीलिम्स चीट शीट।
ये कुछ मोटा-मोटा याद कर सकते हो कि हैदराबाद को किसने फाउंड किया था, निज़ामुल मुल्क ने। यहाँ पर इनकी मतलब बेसिक जो भी हमारी लड़ाइयाँ हुई थी, बैटल्स हुई थी, वो भी हैं। बंगाल, अवध, मैसूर, केरला, जाट और भी आगे पीछे जितने भी हैं, यू कैन ऐड देम टू दिस लिस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट। बाय।